नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 101 के सोल्व क्वेश्चन पेपर्स को लेकर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक सैम्पल पेपर के सभी सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके सैम्पल पेपर नंबर 2 की। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपकी संपूर्णतः सहायता की जाएगी। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने बीपीएससी 101 का सैंपल पेपर नंबर 1 कंप्लीट विद सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम इसका सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यह आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 2 रहेगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको सेम नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, कि आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा जो कि 100 अंक का रहेगा। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और इसमें आपको सभी प्रश्न 20-20 अंक के देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे इसके पहले प्रश्न की। राजनीतिक सिद्धांत को अन्य अंतर संबंधित शब्दों से अलग करें। इसका उत्तर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा जैसे अन्य परस्पर संबंधित शब्दों से अलग है। आधुनिक विज्ञान द्वारा बौद्धिक धारणाओं में लाए गए सामान्य बदलाव के कारण राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान से अलग हैं। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य राजनीति और राजनीतिक व्यवहार के बारे में प्रशंसनीय सामान्यीकरण और कानून प्रदान करना है। यदि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थाओं को वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को दार्शनिक या नैतिक मानदंड के अधीन करके प्रतिबिंब करता है, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य तत्काल और स्थानीय प्रश्नों का उत्तर देना है। यह ब्रह्मासी मुद्दों को संबोधित करता है। यही कारण है कि शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन अनुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही सिद्धांत और समाज की ब्रह्माही समस्याओं से निपटता है और शाश्वत ज्ञान का सार है। और यह किसी एक संस्कृति, स्थान, लोगों या समय की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की विरासत है। सिद्धांत किसी घटना की सही या अंतिम समझ नहीं है और हमेशा नए दृष्टिकोण से भविष्य की व्याख्याओं के लिए खुले रहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक जीवन में एक विशेष दृष्टिकोण या चिंता से व्याख्या और विश्लेषण करता है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान अपनी सीमाओं और अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में भिन्न है, लेकिन अपने उद्देश्य में नहीं। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य विश्लेषण, वर्णन, स्पष्टीकरण और आलोचना के लिए विचार, अवधारणाएं और सिद्धांत प्रदान करना है, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान में भी शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य न्याय क्या है, अधिकार की अवधारणाएं हैं और चाहिए के बीच का अंतर है। राजनीति के बड़े मुद्दे जैसे सवालों का सामान्य उत्तर देना, साथ ही यह अवधारणाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। दर्शन प्रकृति में जटिल है और इसे उन कई तरीकों का विश्लेषण करके समझा जा सकता है जिनमें से मान्य प्राप्त गुरुओं ने इसका अभ्यास किया है। राजनीतिक विचार की अवधारणा पूरे समुदाय पर आधारित है, जिसमें पेशावर राजनीतिज्ञों, राजनीतिक टिप्पणीकारों, समाज सुधारकों और समुदाय के आम लोगों जैसे मुखर वर्गों के लेखन और भाषा शामिल हैं। इन विचारों में राजनीतिक ग्रंथ, विद्वानों के लेख, भाषण, सरकारी नीतियां और निर्णय और कविताएं और गद्य भी शामिल हैं, जो लोग अपनी पीड़ा को दर्शाते हैं। इसके विपरीत राजनीतिक सिद्धांत एक व्यक्ति द्वारा की गई अटकलों को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर व्याख्या के मॉडल के रूप में ग्रंथों में व्यक्त किया गया है। इसमें संस्थानों के सिद्धांत शामिल हैं, जिसमें राज्य कानून, प्रतिनिधित्व और चुनाव शामिल हैं। इसका उद्देश्य सामान्य राजनीति जीवन से उत्पन्न होने वाले दृष्टिकोण और कार्यों की व्याख्या करना और विशेष संदर्भ में उनके बारे में सामान्यकरण करना है।
यह राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाओं और परिस्थितियों के बीच संबंधों के बारे में चिंतित है। राजनीतिक दर्शन का उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को हल करना है जो दिए गए परिस्थितियों में समान रूप से सक्रिय लग सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लास्ट पैराग्राफ की, जो कि है राजनीतिक विचारधारा का उद्देश्य मानव प्रकृति और समाज का एक संपूर्ण और सार्वभौमिक रूप से लागू सिद्धांत देना है, साथ ही इसे प्राप्त करने की विस्तृत योजना भी बनाना है। सभी राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक दर्शन है, हालांकि इसका उल्टा सच नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 2 की, रूढ़िवाद की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। इसका आंसर रहेगा रूढ़िवाद की विशिष्ट विशेषताएं, जो नीचे हमने पॉइंट बना करके बताए गए हैं, जिसमें इसका पहला पॉइंट रहेगा मानवीय अपूर्ण पूर्वाग्रह और तर्क। मानवीय अपूर्ण का दर्शन रूढ़िवाद का मुख्य पहलू है। मनुष्य के आधार की जड़ें तर्क से ज्यादा पूर्वग्रह में निहित हैं। रूढ़िवादी मनुष्य को अपूर्ण और पूर्ण दोनों मानते हैं। रूढ़िवादियों के अनुसार मनुष्य आश्रित प्राणी है जो हमेशा अलगाव और अस्थिरता से डरते हैं और इसलिए हमेशा सुरक्षा, संरक्षण और परिचित चीजों की तलाश करते हैं और सामाजिक व्यवस्था के लिए हमेशा स्वतंत्रता का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि लोग अमूर्त विचारों के प्रति संदेह होते हैं और अपने विचारों को अनुभव और वास्तवता पर आधारित करना पसंद करते हैं और उनके पास अतीत से विकसित एक पहले से ही तैयार दृष्टिकोण होता है। पूर्वग्रह आपातकाल में तुरंत लागू होता है और पहले से ही मन को ज्ञान और सद्गुण के एक स्थिर मार्ग पर शामिल करता है और निर्णय के लक्षण में मनुष्य को झिझकने, संदेहपद, हैरान और अनसुलझे नहीं छोड़ता। तर्क उस ज्ञान से उभारता है जो दिया जाता है, ना किया जाता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि दिया गया ज्ञान अमूर्त ज्ञान की ओर ले जाता है और मनुष्य के लिए यह पूरी तरह से समझ में आने के लिए बहुत जटिल है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट हेडिंग की, जो है इतिहास और परंपरा। इसमें भी डिस्क्राइब किया गया है इतिहास और परंपरा किसी भी तरह से रूढ़िवाद के लिए बुनियादी है। इतिहास की भूमिका इसके आवश्यक तत्वों एक तक सीमित है और मुख्य रूप से अनुभव है। यह मानवीय रिश्तों के मामलों में निगमनात्मक विचार को संदर्भित करता है और वैधता इतिहास का काम है। ऐतिहासिक रैखिक और कालानुक्रमिक क्रम में नहीं, बल्कि रचनाओं, समुदायों, आदतों और पूर्ण ग्रहों की पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहने में व्यक्त होता है। इतिहास या अनुभव की सटीकता एक सतत रूढ़िवादी प्राथमिकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण सामाजिक वास्तविकता को समझने में मदद करते हैं। इतिहास परंपराओं में दर्शाया जाता है और परंपराएं इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। रूढ़िवादी का मुख्य विशेष है इतिहास परंपराओं की रक्षा, स्थापित रीति रिवाजों और संसाधनों को बनाए रखने की इच्छा। चेस्टर्न के अनुसार परंपरा मृतकों को का लोकतंत्र है। परंपरा अतीत के संचित ज्ञान को दर्शाती है। अतीत संस्थाओं और प्राथमों का समय के साथ प्रशिक्षण किया गया है और अगर रूढ़िवादी मांग करते हैं तो उन्हें जीवित लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षित किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है जैविक समाज, स्वतंत्रता और समानता। रूढ़िवादी मानते हैं कि व्यक्ति समाज के बाहर नहीं रह सकते और न ही रह सकते हैं, बल्कि समाज में निहित हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। वे सामाजिक समूहों का हिस्सा हैं और ये समूह व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षा अर्थ प्रदान करते हैं। रूढ़िवादी मानते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्ति को अकेला छोड़ना नहीं, बल्कि यह है कि सामाजिक दायित्वों और संबंधों को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है। वह मानते हैं कि स्वतंत्र मुख्य रूप से अपना कर्तव्य निभाता है। रूढ़िवादी जैविक समाज को विविधताओं से बनी एकता के रूप में देखते हैं, जैसे समाज को हमेशा एक पदानुक्रमित रूप में होता है। यहाँ स्वतंत्रता प्रभावी रूप से और अर्धपूर्ण रूप से काम करती है। इस सामाजिक रूप से विभाजित समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं होता है और समानता के अधिकांश रूप रूढ़िवादी व्यक्ति को समूह दोनों की स्वतंत्रता को खतरे में डालते दिखाई देते हैं। अधिकार और शक्ति। रूढ़िवादी लोगों में सत्ता और शक्ति के बीच कुछ समानता है। जिसे सत्ता का अधिकार दिया जाता है वह इसका इस्तेमाल करता है और चाहे उसे प्राप्त करना वैध कार्य है। सत्ता एक जैविक समाज और रूढ़िवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। रूढ़िवादियों के अनुसार समाज की तरह
सत्ता स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और शक्ति कार्यों में उभरती है। उन्होंने कहा है कि सत्ता और शक्ति प्राकृतिक समाज से विकसित होती है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि समाज और सभी सामाजिक संस्थाओं की प्रकृति में निहित है। रूढ़िवादी मानते हैं कि सत्ता महत्वपूर्ण है और लाभदायक है, क्योंकि सभी को मार्गदर्शन, समर्थन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ताकि पता चले कि लोग कहाँ खड़े हैं और उनमें क्या अपेक्षा की जाती है। रूढ़िवादी समानता में विश्वास नहीं करते और मानते हैं कि लोग असमान रूप से पैदा होते हैं और प्रतिभा और कौशल असमान रूप से वितरित करते हैं, और इसलिए असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। वह यह भी मानते हैं असमानता अधिक गहरी है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग आपको देखने को मिलेगी, संपत्ति और जीवन। रूढ़िवादी मानते हैं कि संपत्ति का गहरा और रहस्यमय महत्व है और संपत्ति के कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक लाभ हैं। यह सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। रूढ़िवादी मानते हैं कि संपत्ति को अव्यवसाय और अराजकता से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संपत्ति का स्वाभाविक कानून, अधिकार और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने के रूढ़िवादी मूल्यों को प्रोत्साहित करता है और रूढ़िवादी संपत्ति की पवित्रता की वकालत करता है। धर्म और नैतिकता। रूढ़िवादी धर्म और नैतिकता पर जोर देता है। रूढ़िवादी धर्म और नैतिकता के पक्ष में है, जो उसे सुस्थापित विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य एक बार जब प्रमुख रूढ़िवाद से भटक जाता है तो कुछ हद तक विपक्षता, संतुलन और हानि का सामना करना पड़ता है, और धर्म एक अत्याधुनिक घटना है और साथ ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सीमेंट भी है। रूढ़िवादी मानते हैं कि धर्म और रूढ़िवाद के बीच में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि धर्म समाज को एक नैतिक ताना बाना प्रदान करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रश्न नंबर 2 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 3 की। उदारवाद की आलोचना और समर्थन पर एक नोट लिखे। उदारवाद ने इतिहास में विभिन्न विचारक समूहों से आलोचना और समर्थन दोनों प्राप्त किया है। उदारवाद के लक्ष्यों के लिए रूढ़िवाद कम अनुकूल रहा है। एडमंड वर्क, जिन्हें कुछ लोग आधुनिक रूढ़िवाद विचार से पहले प्रमुख समर्थन मानते हैं, न तर्क संगत की शक्ति और सभी मनुष्यों की प्रकृति समानता के उदारवादी दावों पर हमला करके फ्रांसीसी क्रांति की तीखी आलोचना की। सामाजिक उदारवाद और सामाजिक के बीच संबंधों के बारे में कुछ भ्रम बना हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि समाजवाद के कई रूप पूंजीवाद, पदानुक्रम और निजी संपत्ति का विरोध करते हुए खुद को उदारवाद से अलग करते हैं। 19वीं शताब्दी में समाजवाद संबंधित लेकिन भिन्न धाराओं के समूह के रूप में बना, जैसे ईसाई समाजवाद, कम्यून्स और सामाजिक अराजकता के बाद दो पेरिस कम्यून से प्रभावित थे। ये विचारधाराएं उदारवाद और रूढ़िवाद के साथ अलग दशकों में कई बार और छोटे आंदोलनों में विभाजित हो गई। मार्क्स ने उदारवादी सिद्धांत के मूलभूत पहलुओं को खारिज कर दिया, और जिससे राज्य और समाज और व्यक्ति के बीच उदारवादी भेद दोनों को नष्ट करने की उम्मीद थी, जबकि दोनों को एक ही समूह रूप मिलना था, जिससे 19वीं शताब्दी के विकासशील पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए डिजाइन किया गया था। आज समाजवादी दल और विचार सभी महाद्वीपों पर अलग अलग डिग्री की शक्ति और प्रभाव के साथ एक राजनीतिक शक्ति बने हुए हैं, जो कई देशों में राष्ट्रीय सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं। व्लादिमीर लेकिन ने कहा था कि मक्सरवाद के विपरीत उदार विज्ञान मजदूरी दास्ता का बचाव करता है। हालांकि जॉर्ज हेनरी इक्वाइस, सिलियो गेल्स और थॉमस पेन जैसे उदारवाद के कुछ समर्थक मजदूरी दास्ता के आलोचक थे। उदारवाद के सबसे मुख्य आलोचकों में से एक रोमन कैथोलिक चर्च था, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सरकारों और चर्च के बीच लंबे समय तक सत्ता संघर्ष हुआ। इसी तरह रूढ़िवादियों ने प्रगति और भौतिक लाभों की लापरवाही उदारवादी खोज पर हमला किया, यह तर्क देते हुए कि यह इस तरह की व्यवस्थाएं समुदाय और निरंतरता में निहित पारंपरिक सामाजिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। हालांकि रूढ़िवाद के कुछ रूप, जैसे उदार रूढ़िवाद, शास्त्रीय उदारवाद द्वारा समर्थित कुछ समान विचारों और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, जिसमें छोटी सरकार और संपन्न पूंजीवाद शामिल है। सामाजिक लोकतंत्र पूंजीवाद को प्रगतिशील संशोधन की वकालत करने वाली एक विचारधारा 20वीं सदी में उभरी और समाजवाद से प्रभावित थी। मोटे तौर पर एक प्रयोजनिक रूप से परिभाषित किया गया है,
जिसका उद्देश्य सरकारी सुधारवाद के माध्यम से पूंजीवाद के अंतर्निहित दोषों को, असमानताओं को कम करने, ठीक करना है। सामाजिक लोकतंत्र भी राज्य के खिलाफ नहीं है। कई टिप्पणीकारों ने सामाजिक उदारवाद और सामाजिक लोकतंत्र के बीच में मजबूत समानताएं देखी हैं। एक राजनीतिक वैज्ञानिक ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक महत्वपूर्ण सामाजिक लोकतंत्र परंपरा की अनुपस्थिति के कारण अमेरिकी उदारवाद को बुटेलेग सोशल डेमोक्रेसी भी कहा था, जिसे उदारवादियों ने सुधारने की कोशिश की। आधुनिक लोकतंत्र से जुड़ा एक और आंदोलन ईसाई लोकतंत्र कैथोलिक समाज विचारों को फैलाने की उम्मीद करता है और कुछ यूरोपीय देशों में इसका बड़ा अनुसरण हुआ है। ईसाई लोकतंत्र की शुरुआत जड़ें 19वीं सदी में लेसेस फेयर उदारवाद से जुड़े औद्योगिकरण और शहरीकरण के खिलाफ प्रतिक्रियाओं के रूप में विकसित हुई हैं। इन जटिल संबंधों के बावजूद कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि उदारवाद वास्तव में वैचारिक सोच को पूरी तरह से खारिज करता है। मुख्य रूप से इसके लिए ऐसी सोच मानव समाज के लिए अवास्तविक अपेक्षाओं को जन्म देती है। फासीवाद उदारवाद पर भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की कमी का आरोप लगाते हुए विशेष रूप से फासीवाद उदारवाद का विरोध उसके भौतिक, तर्कवाद, व्यक्तिवाद और उपयोगी गतिवाद के लिए करता है। फासीवादियों का मानना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उदारवादी और राष्ट्रीय विभाजन पैदा करता है, लेकिन कई फासीवादी निजी संपत्ति के अधिकार और बाजार अर्थव्यवस्था के समर्थन में उदारवादियों की से सहमत हैं। विद्वानों ने उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय के प्रभाव की प्रशंसा की है तथा दावा किया है कि वैश्विकतावाद का उदय 18वीं शताब्दी में पहली बार सामने आई उदारवादी दृष्टि की विजय का प्रतीक है, जबकि उन्होंने यह भी लिखा है कि उदारवाद विश्व मामलों में एकमात्र व्यापक और आश्चर्यजनक दृष्टिकोण है। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिलेगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि नारीवाद की दूसरी लहर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरी लहर का नारीवाद 1960 के दशक की शुरुआत में सक्रिय की अवधि को संदर्भित करता है और 1980 के दशक के अंत तक चलता रहा। विद्वान इमलांडा वेहेलन का सुझाव है कि दूसरी लहर यूके और यूएसएस में माताधिकार प्राप्त महिलाओं से जुड़े नारीवाद के पहले चरण की निरंतरता थी। दूसरी लहर का नारीवाद उस समय से अस्तित्व में है और तीसरी लहर में नारीवाद के साथ साथ ये सह अस्तित्व में है। विद्वान एंटले फ्रेडमैन ने पहली बार दूसरी लहर के नारीवाद की तुलना करते हुए कहा कि पहली लहर मताधिकार जैसे अधिकारों पर केंद्रित थी, जबकि दूसरी लहर मुख्य रूप से समानता के अन्य मुद्दों जैसे भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित थी। नारीवाद कार्यकर्ता और लेखिका कैरोल हेसिन ने व्यक्तिगत ही राजनीति है का नारा गढ़ा, जो दूसरी लहर का पर्याय बन गया। दूसरी लहर की नारीवादियों ने महिलाओं की संस्कृति और राजनीतिक असमानताओं को एक दूसरे के अभिन्न रूप से जोड़ा हुआ देखा है और महिलाओं को अपने निजी जीवन के पहलुओं को गहराई से राजनीतिक और लैंगिकवादी सत्ता रचनाओं को प्रतिबंध करने वाले के रूप में समझने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी उदारवादी नारीवाद, जिसमें आपको देखने को मिलेगा उदारवादी नारीवाद दो परस्पर संबंधित तत्वों पर आधारित है। सबसे पहले महिलाएं तर्कसंगत व्यक्ति हैं जिन्हें अविभाज्य और सर्वभौगिक मानव अधिकारों का अधिकार है। अग्रणी प्रथम तरंग नारीवाद मेरी वोल्टसक्राफ्ट के वक्पटु शब्दों में मन का कोई लिंग नहीं होता लैंगिक समानता के संदर्भ में उदारवादी नारीवाद ऐसे समाज की वकालत करते हैं जिसमें महिलाओं को पुरुषों के साथ राजनीतिक समानता प्राप्त हो। उदारवादी नारीवाद का दूसरा पहलू महिलाओं के बीच जीवन शैली की विविधता को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य है। विविधता उदारवादी नारीवाद का नारा है और मार्गदर्शन सिद्धांत व्यक्तिगत पसंद के अनुसार होना चाहिए। उदारवादी नारीवाद द्वारा शासित समाज महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह से अधिकतम करने में सक्षम बनाता है। उदारवादी नारियों का मानना है कि महिलाओं के प्रति अधिक समावेशी दृष्टिकोण से समाज के शासन में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी लागू होंगे। महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शिक्षा और कैरियर के अवसरों तक पहुंचने को भी व्यापक बनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से समाज में हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को उदारवादी नारीवाद सामाजिक संस्थाओं के पितृसत्तात्मक चरित्र को भी खत्म करना चाहते हैं और जो महिलाओं को उनकी
प्राकृतिक नारीत्व को दबाने के लिए मजबूर करती हैं। उदारीवाद नारीवाद नारीवाद के मुख्य धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण है और महिलाएं आंदोलन की पहली लहर और तीसरी लहर दोनों के दौरान प्रमुख धारा थी। मूल रूप से उदारवाद नारीवाद राजनीतिक और विधायी प्रक्रिया के साथ रचनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। अंततः कार्यस्थल में भेदभाव को रोकने के लिए विधायी और रोजगार उपायों के एक सेट के माध्यम से लिंगवाद की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उदारवादी नारीवाद का ध्यान रोजगार और प्रजनन संबंध में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के केंद्र के सबसे करीब नारीवाद के रूप में उदारवादी नारीवाद में महिला आंदोलन के कई बार और लोगों द्वारा समानता पर स्पष्ट जोर देने और राजनीतिक बहस के हाशिए पर कट्टरपंथियों द्वारा अपनाए गए चरमपंथी रुख को अस्वीकार करना शामिल है। इसकी नेक्स्ट हेडिंग आपको देखने को मिलेगी मक्सरवादी नारीवाद। मक्सरवादी नारीवाद सिद्धांत और राजनीति की एक प्रजाति है जो मक्सरवाद से अपने सैद्धांतिक दिशा निर्देश लेती है और विशेष रूप से पूंजीवाद की आलोचना रचनाओं और प्रथाओं संस्थाओं प्रोत्साहन और संवेदनाओं के एक समूह के रूप में जो श्रम के शोषण मानव जाति के अलगाव और स्वतंत्रता के अपमान को बढ़ावा देते हैं। मक्सरवादी नारीवादियों के लिए महिलाओं के लिए संरक्षित और समानता पूंजीवाद के ढांचे के भीतर हासिल नहीं की जा सकती। मक्सरवादी नारीवाद महिलाओं को समान हितों और आकांक्षाओं वाले स्वतंत्र समूह के रूप में मानने के लिए अनिच्छुक हैं। इस प्रकार मक्सरवादी नारीवाद समाज के आर्थिक संगठन पर आलोचनात्मक और व्यक्तित्व रूप से ध्यान देकर वर्ग के आधार पर सतीरीकरण सहित नारीवाद विचार और राजनीतिक के अन्य तरीकों से खुद को अलग करता है। वर्ग की परवाह किए बिना महिलाओं की श्रेणी को अलग और विशेष दर्जा देने से इनकार करके पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता से श्रमिक वर्ग और गरीब महिलाओं को के प्रति अपनी निष्ठा से अब है कट्टरपंथी नारीवाद। 1960 के दशक में उदारवादी और मक्सरवादी नारीवाद पर ध्यान केंद्रित करने के विरोध से कट्टरपंथी नारीवाद का उदय हुआ। कट्टरपंथी नारीवाद निजी और राजनीतिक दोनों तरह से महिलाओं के पुरुष उत्पीड़न पर ध्यान केंद्रित करता है। कट्टरपंथी नारीवादों का दावा है कि केंद्रीय मुद्दा निजी और राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा महिलाओं के अधीन है। इस अधीनता का उदाहरण बलात्कार और पीड़ित दोषी ठहराने के इर्द गिर्द बयानबाजी से मिलता है। 1970 के दशक के दौरान कट्टरपंथी नारीवादों ने तर्क दिया कि बाल कलाकार पुरुषों के बीच में एक जैविक प्रवृत्ति नहीं है बल्कि पुरुषों का समाजीकरण था जो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में पेश करता था। 1970 और 1980 के दशक के दौरान कट्टरपंथी नारीवादियों ने उदारवादी नारीवादियों के साथ मिलकर सभी राज्यों में बलात्कार की मूर्तियों में सुधार किया ताकि यह भावना प्रतिबिंबित हो सके कि बलात्कार केवल कुंवारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ही नहीं बल्कि बलात्कार के डर से सभी महिलाओं के खिलाफ अपराध। कट्टरपंथी नारीवाद प्रतिसत्तात्मक आदर्श को अस्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि निजी क्षेत्र बच्चों का पालन पोषण विवाह और घर के रखरखाव पर केंद्रित है। इस निजी क्षेत्र के कारण पितृसत्ता के राजनीतिक क्षेत्र में बलात्कार घरेलू हिंसा और वेश्यावृत्ति के माध्यम से महिलाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब इसके बाद आपको इसकी लास्ट हेडिंग देखने को मिलेगी जो कि है परिस्थितिक नारीवाद। 1974 में फ्रांसीसी नारीवाद फ्रांको डी ओबेन द्वारा गढ़ा गया था। परिस्थिति नारीवाद लिंगों के बीच में समानता गैर पितरात्मक या गैर रेखीय रचनाओं के पुनर्मूल्यांकन और दुनिया के एक दृष्टिकोण के मूल्य नारीवाद सिद्धांतों का उपयोग करता है जो कि जैविक प्रक्रियाओं संबंधों और अंतर्ज्ञान और सहयोग गुणों का सम्मान करता है। इन धारणाओं में परिस्थितिक नारीवाद पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और महिलाओं और प्रकृति के बीच बने संबंधों के बारे में जागरूकता दोनों को जोड़ना है। विशेष रूप से यह दर्शन उनके तरीकों पर जोर देता है जिन्हें पितृसत्तात्मक या पुरुष केंद्रित समाज प्रकृति और महिला दोनों के साथ व्यवहार करता है। परिस्थितिक नारीवाद लिंग श्रेणी के प्रभाव की जांच करते हैं ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि किसी तरह से सामाजिक मानदंड महिलाओं और प्रकृति पर अन्य पूर्ण प्रभु रखते हैं। दर्शन शास्त्र में यह भी मानता है कि मानवदंड विश्व के अधूरे दृष्टिकोण को जन्म देता है तथा इसके अनुयायी एक वैकल्पिक विश्व
की दृष्टि की वकालत करते हैं, जो पृथ्वी को पवित्र मानती है, प्राकृतिक विश्व पर मानवता की निर्भरता को स्वीकार करती है तथा समस्त जीवन को मूल्यवान बनाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर नंबर 4 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 5 की। वर्ग संघर्ष की अवधारणा को समझाइए। इसका आंसर रहेगा, मार्क्स का मानना था कि मौजूदा समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आदिम समाजवादी चरण को छोड़ देते हैं तो ऐतिहासिक युगों की विशेषताएं प्रभुत्वशाली और आश्रित वर्गों या संपन्न और वैचारिक के बीच विरोध रही हैं। वर्ग संघर्ष इस विरोध का प्रमुख कारण है और यह संपत्ति स्वामित्व वाले वर्ग द्वारा संपत्तिहीन वर्ग के शोषण का परिणाम है। मार्क्स के विचार में इतिहास की द्वंद्वात्मक प्रकृति संघर्ष में व्यक्त होती है। पूंजीवाद के विकास के साथ वर्ग संघर्ष तीव्र रूप लेता है। दो बुनियादी वर्ग जिनके इर्द गिर्द अन्य कम महत्वपूर्ण वर्ग समूहबद्ध होते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में एक दूसरे का विरोध करते हैं। उत्पादन साधनों के मालिक या पूंजीपति वर्ग और श्रमिक या सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग अपने कब्र खोदने वाले को खुद ही पैदा करते हैं। पूंजीपति वर्ग का पतन और सर्वहारा वर्ग की जीत दोनों ही अप्राप्य हैं, क्योंकि उत्पादन के बुर्जुआ संबंध सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया का अंतिम विरोधाभासी रूप है। विरोधाभासी व्यक्तिगत विरोधाभास के अर्थ में नहीं, बल्कि व्यक्तियों के सामाजिक अस्तित्व की स्थितियों को से पैदा होने वाले विरोधाभास के अर्थ में है। हालांकि बुजुर्गों समाज के बीच विकसित होने वाली उत्पन्न शक्तियों की उस समय से विरोधाभास को हल करने के लिए भौतिक स्थितियां भी बनाती हैं। इस सामाजिक विकास के साथ ही मानव समाज का प्रगति इतिहास समाप्त हो जाता है। जब लोग अपने नुकसान, अपने अलगाव और एक सार्वभौमिक गैर मानवीय स्थिति के रूप में जागरूक हो जाते हैं, तो उन्हें क्रांति के माध्यम से अपनी स्थिति का आमूलचूल परिवर्तन की ओर बढ़ना संभव होता है। यह क्रांति साम्यवाद की स्थापना और स्वतंत्रता के शासन को पुनः प्राप्त करने के प्रस्तावना होगी। पुराने बुजुर्गों समाज के साथ स्थान पर उनके वर्गों और उसके वर्ग विरोधों के साथ एक ऐसा संघ होगा जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की शर्त होगी। लेकिन मार्क्स के लिए क्रांति के दो दृष्टिकोण हैं। एक अंतिम आगामी का है उत्पादन की पुरानी स्थितियों का हिंसक दमन, जो तब होता है जब पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच विरोध अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है। यह अवधारणा स्वामी और दास की हेलेंगियन द्वंद्वात्मक से प्रेरित करके से डाई हैंडलिंग फैमिलीज में प्रस्तुत की गई। दूसरी अवधारणा एक स्थायी क्रांति है जिसमें सर्वहारा वर्ग और निम्न पूंजीपति वर्ग के बीच में अनियमित गठबंधन शामिल है, जो केवल स्थायी रूप से एकजुट पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह करता है। एक बार जब गठबंधन के लिए बहुमत हासिल कर लिया जाता है तो अनौपचारिक सर्वहारा प्राधिकरण क्रांतिकारी बुजुर्गों प्राधिकरण के साथ खुद को स्थापित करता है। इसका मिशन सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक और क्रांतिकारी शिक्षा है, जो धीरे धीरे क्रांतिकारी पूंजीपति वर्ग से क्रांतिहारा सर्वहारा वर्ग को कानूनी हस्ताक्षर सुनिश्चित कराता है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन से देख करके भी लिख सकते हैं। यहीं से आप अपने प्रश्नों के नोट्स भी बना सकते हैं, वीडियो को सुनकर भी याद कर सकते हैं या वीडियो को देख करके लिख भी सकते हैं। जो हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये इग्नू के स्पेशलिस्ट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। मेनली जो भी आपका 100 अंक का क्वेश्चन पेपर रहता है वो इन्हीं 3 गैस पेपरों में से कवर हो जाता है। यदि आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो में सारी दी गई जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 6 की, जो कि है प्रक्रियात्मक और मूलभूत लोकतंत्र के बीच अंतर बताइए। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें राज्य के लोगों या नागरिकों का पारंपरिक उदार लोकतंत्रों की तुलना में कम प्रभाव होता है। इस प्रकार के लोकतंत्र की विशेषता यह है कि मतदाता स्वतंत्र चुनाव में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मानता है कि चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारियों में रखे गए हुए अधिकारों के मूल में है।
यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव के सभी प्रक्रियाओं का विविध अनुपालन किया जाए। इसका एक गणतंत्र के रूप में वर्णन किया गया है जिसमें केवल बुनियादी रचनाएं और संस्थाएं ही मौजूद हैं। आमतौर पर पहले से चुने गए प्रतिनिधि लोगों की आम इच्छा के विरुद्ध खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इस प्रकार एक पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना को विफल करते हैं। अब हम बात करें इसकी नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मूल लोकतंत्र से काफ़ी भिन्न है, जो राजनीतिक प्रक्रिया में समाज के सभी समूहों की समान भागीदारी से अभिव्यक्त होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है नामीबिया, अंगोला और मोजाम्बिक जैसे कुछ दक्षिणी अफ्रीकी देश जहां अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए मध्यम से प्रक्रियात्मक चुनाव आयोजित किए जाते हैं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के संभावित उदाहरण हैं। मूल लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें चुनाव का परिणाम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में मूल लोकतंत्र लोकतंत्र का वह रूप है जो शासितों के हितों में कार्य करता है। हालांकि कोई देश सभी आयु वर्ग के नागरिकों को वोट देने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन यह विशेषता उसके मूल लोकतंत्र के रूप में आवश्यक रूप से अयोग्य नहीं बनती है। एक व्यक्तित्व लोकतंत्र में आम जनता को अपने राजनीतिक मामलों को चलाने और वास्तविक भूमिका निभाती है, यानी राज्य न केवल एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित होता है बल्कि एक लोकतंत्र के रूप में कार्य भी करता है। इस प्रकार के लोकतंत्र को कार्यात्मक लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की। एक वास्तविक लोकतंत्र के विपरीत एक औपचारिक लोकतंत्र है जिसमें लोकतंत्र के प्रासंगिक रूप मौजूद हैं, लेकिन वास्तव में लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिबंध नहीं किए जाते। पूर्व संयोजित संघ को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसका संविधान अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक था, लेकिन वास्तव में राज्य का प्रबंधन नौकरशाही अबाधित वर्ग द्वारा किया जाता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जिसमें राज्य के लोगों या नागरिकों का पारंपरिक लोकतंत्र की तुलना में कम प्रभाव होता है। इस प्रकार के लोकतंत्र की विशेषता यह है कि मतदाता स्वतंत्र चुनावों में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। मूल लोकतंत्र लोकतंत्र का वह रूप है जिसमें चुनाव के परिणाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में मूल लोकतंत्र लोकतंत्र का वह रूप है जो शासितों के हितों में कार्य करता है। इसके बाद आपको इसकी नेक्स्ट हेडिंग देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया का अधिकारित्मक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। हालांकि इसका संविधान चुनावों और लोगों के महत्व को दर्शाता है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। यह कई तानाशाही शासनों में आम बात है जहां चुनाव होते हैं और तानाशाह को लगातार 50वें साल 99% लोग अपनी आसानी से चुनाव जाता है। ऐसे कानून को संविधान बनाना आसान है जो लोकतंत्र को सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश वास्तव में लोकतांत्रिक रूप से काम करता है। इसी तरह आपके पास अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश हो सकते हैं जिनके संविधान में कुछ बातें कही गई हैं और कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, लेकिन व्यवहार में वह ठोस नहीं है। उदाहरण के लिए यह देखा जा सकता है कि जब कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिखाता है कि आम जनता एक्स को भारी अंतर से संबंध देती है, फिर भी निर्वाचन अधिकारी इसका विरोध करते हैं या लोगों की इच्छा को अनदेखा करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 6 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 7 की। डेलीजिटिमेटिंग क्या है? इसका उत्तर रहेगा अवैधीकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके तहत सत्ता के मौजूद ढांचे को सही ठहराने वाले विचारों पर हमला किया जाता है। कई साल पहले फ्रांस में प्राचीन शासन के पतन के समय दैवीय अधिकार और निरंकुशता के विचारों का दर्शनियों निरंकुश राज्य के आलोचकों द्वारा उपहास किया गया है और उनका खंडन किया गया है। अवैधीकरण के इस आंदोलन ने पुरानी व्यवस्था की नींव को कमजोर करने में मदद की थी और इसके क्रांतिकारी तख्तापलट पर रास्ता तैयार किया था। एक और घटना वाइमर गणराज्य का भाग्य भी थी जब जर्मन आबादी के बड़े हिस्से में लोकतांत्रिक शासन में विश्वास खो दिया और एक साम्यवादी विकल्प के डर से हिटलर को राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया।
परिणाम यह हुआ कि बिना किसी संघर्ष के गणतंत्र का पतन हो गया। कई ऐसी घटनाएं इसका परिणाम यह हुआ कि बिना किसी होना चाहिए कि कोई भी व्यवस्था अपनी स्थिरता खो देती है जब वह अपने विषयों की नज़र में वैधता का आनंद लेना बंद कर देती है। अंततः वैधीकरण और अवैधीकरण की प्रक्रियाएं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थायी विशेषताएं हैं, जिसमें वैधीकरण की प्रक्रिया मौजूदा व्यवस्था के वैधीकरण के लिए उपलब्ध कई चैनलों के माध्यम से ज़्यादा सूक्ष्म तरीकों से की जाती हैं। वैधीकरण की अवधारणा शिक्षा के शुरुआती चरणों में आत्मसत्ता हो जाती है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक संपर्कों के माध्यम से फैलती हैं और विशेष रूप से प्रेस, टेलीविज़न और अन्य जनसंचार माध्यमों के प्रभावशाली हैं। सीमाओं पर पड़े कुछ कार्यों को नाजायज माना जाता है। कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रश्न नंबर 7 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 8 की, जो कि है चुनाव के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर रहेगा बहुशाली प्रणाली के तहत पहले स्थान पर आने वाले को का सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। पूर्ण बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अर्थतः कुल वैध मतों का 50% से अधिक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, भारतीय हाउस ऑफ पीपल और विधानसभाएं इस प्रणाली का उपयोग करती हैं। साधारण बहुमत की प्रणाली अल्पसंख्यकों के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इनकी उम्मीद बहुत कम अंतर से हार सकते हैं और साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त वोट उनके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। इस प्रणाली का समर्थन करने वाले लोग इस बात से सहमत हैं कि दो पार्टी प्रणाली को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच संतुलन हो जाता है। यह अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों को सूक्ष्म बनाता है और अलगाववादी प्रवृत्तियों को रोकता है और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 9 की, जो कि है उत्तर आधुनिकतावादी के वैश्वीकरण के बारे में आप क्या कहेंगे। इसका आंसर रहेगा शास्त्रीय सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का जोर राष्ट्र राज्यों पर है। वैश्वीकरण के आगमन में राज्यों और समाजों में कई मौलिक परिवर्तन हुए। उत्तर आधुनिकता का मानना है कि वैश्वीकरण के तहत राज्य महत्व खो रहे हैं, क्योंकि दुनिया एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है। तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के साथ पहले के समय समरूपीकरण की तुलना में विविधता, बहुलिकीकरण, व्यक्तिकरण, विभेदीकरण और विखंडन है। उत्तर आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी, उपभोक्तावादी, पूंजीवादी के दायरे में विविधता और बहुकल्याणीकरण पैदा कर रही हैं। इमैनुअल वाल्ट्रिसन के विचारों के अनुसार विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का इतिहास सांस्कृतिक समरूपता के बजाय सांस्कृतिक विविधता की ओर अग्रसर रहा है। इसलिए विश्व व्यवस्था में राज्य के विखंडन की प्रक्रियाएं सांस्कृतिक विविधीकरण के साथ साथ खो रही हैं। उत्तर आधुनिकवादी मीडिया को वैश्वीकरण के केंद्र के रूप में देखते हैं और समाज पर मीडिया वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हैं। मीडिया के वैश्वीकरण का मतलब है कि लोग अब दुनिया भर के सैकड़ों विविध संस्कृतियों के बारे में अधिक जागरूक हैं और उन्हें अपनी स्थानीय परंपराओं से अलग होने और अपनी पसंद का जीवन जीने का अधिक प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा उपभोक्ता कुछ कई और अवसर भी हैं, फिल्मों, संगीत और यात्रा के अवसर और निश्चित रूप से वैश्विक उत्पादों का विकल्प। उच्च और लोकप्रिय संस्कृति के बीच की सीमा भी धुंधली हो गई है। उदाहरण के लिए कुछ शास्त्रीय संगीतकारों ने लोकप्रिय दर्शकों की तलाश की, जिसमें उच्च संस्कृति आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गई है। अतः व्यक्तियों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का अधिक अवसर है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका प्रश्न नंबर 9 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट प्रश्न की, जो कि है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, जिसमें पहला है हेर फेर की गई सहमति। शक्ति लोगों की चेतना को प्रभावित करने और इस तरह से ढालने की क्षमता में मदद कर सकती है कि वैकल्पिक संभावनाओं के बारे में कई जागरूक हुए बिना मौजूदा स्थिति को
स्वीकार कर लें। सी राइट मिल्स के अनुसार हेरफेर शक्ति के लिए अज्ञात रूप से प्रयोग की जाने वाली शक्ति है। साथ ही पीटर वाल्सले ने कहा कि जिन तंत्रों द्वारा चेतना में हेरफेर किया जाता है उनका आधुनिक समाज में महत्व बढ़ रहा है। मक्सरवादी भाषा ने कहा कि इस तरीके की हेरफेर की गई सहमति अत्यधिक झूठी चेतना पैदा करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक विकल्प और उसके विकल्प को स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व करने की क्षमता का महत्व नहीं आंका जा सकता। इसके बाद आपको 10th क्वेश्चन का बी पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि है नव उदारवाद। इसका आंसर रहेगा पश्चिमी देशों द्वारा अनुभव किए गए 3 दशकों के महत्वपूर्ण विकास के बाद आधुनिक उदारवाद सफल हुआ। 70 के बाद के मध्य में पश्चिमी देशों में आर्थिक विकास की गति धीमी होने के बाद उदारवाद को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिरता और कल्याणकारी राज्य के सामाजिक लाभों के रखरखाव के कारण सरकार अत्यधिक कराधान और बड़े पैमाने पर ऋण करने की ओर धकेल दी गई, जिसने केनीसियस अर्थशास्त्र की विफलता को दर्शाया। औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में जीवन स्तर पर स्थिरता की चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक उदारवादियों के सामने कई चुनौतियां थी, जिसमें से संशोधन के साथ शास्त्रीय उदारवाद पुनर्द्वार के अवसर के रूप में देखा गया और यह नव उदारवाद के रूप में सामने आया। शास्त्रीय उदारवाद ने समकालीन संरक्षण के हस्तक्षेप व्यक्तिवाद को बहाल करना चाहा, जो कल्याणकारी राज्य की आलोचना करता है और आर्थिक गतिविधियों के हस्तक्षेप और नियंत्रण का विरोध करता है। इस दृष्टिकोण के मुख्य अधिवक्ताओं में मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नोजिक शामिल हैं। इन विचारकों ने 20वीं सदी के अंत तक यह समझ लिया था कि कल्याणकारी राज्य का विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें संसाधनों को अधिक सक्षम से कम सक्षम को जबरन हस्तांतरित करना शामिल है, जिसमें केवल आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप के सिद्धांत को बचाने की कोशिश की है। नव उदारवाद व्यक्ति की पूर्ण सहायता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक मोर्चे पर नव उदारवाद मनुष्य की आर्थिक गतिविधि पर जोर देता है, जिसे सभी प्रतिबंधों से सक्रिय रूप से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वह सच्ची प्रगति और समृद्धि प्राप्त कर सके। विचारधारा मुक्त बाजार परिस्थिति संप्रदा के महत्वपूर्ण और पर भी जोर देते हैं। इसीलिए हस्तक्षेप का अर्थव्यवस्था पर पक्षधर है। यह आर्थिक और सामाजिक मामलों में न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप और व्यापार और पूंजी की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिभा को भी बढ़ावा देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जिसे भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि आपको किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद आपको इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरीके से आप इस प्रश्न को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगले भाग की, जो कि है समयवाद। समाजवादी राज्य स्वग्रह वर्ग की तानाशाही की जीवंत देखरेखा में फलेगा फूलेगा। समाजवाद पर संक्रमणकालीन अवस्था है, जो अंततः समयवाद के उभरने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी, जो स्थिर और स्थायी है। यह व्यवस्था सामाजिक विकास की अवस्था है। तो कुछ इस तरीके से इसको भी आप अपनी स्क्रीन से देख करके पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य उपभोग होना है, ना कि लाभ कमाना। सामाजिक जरूरतें लाभ की प्रेरणा की जगह ले लेती हैं। कोई शोषण नहीं होगा क्योंकि निजी संपत्ति नहीं होगी और इसलिए कोई वर्ग विभाजन नहीं होगा। कोई संपत्ति रखने वाला और संपत्ति रहित वर्ग नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसका नेक्स्ट पर्सन, जो कि अधिकार और शक्ति। इसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब किया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अधिकार और शक्ति का में कुछ समान है। जो अधिकृत व्यक्ति वह शक्ति का प्रयोग करता है और चाहे उसे प्राप्त करना वैध कार्य है। एक जैविक समाज में व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको भी अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह हमारा सैंपल नंबर 2 था, जिसके हमने 10 के 10 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन किए हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 की, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए पूरे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।